नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर आपके सामने है वो है हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या है कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर फोन करके आप हम तक जुड़ सकते हैं। बेहतर और निःशुल्क सहायता आप हमसे ले सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश लाठीगारा है, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हमारे साथ अमरिंदर त्रिपाठी अधिवक्ता है लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में राजेश जी आपसे करूंगा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें क्या चीजें डिफाइन की गई हैं, मेन पॉइंटर्स क्या हैं, और स्पेशली हम बात करते हैं कि वॉइड मैरिजेस में क्या होती हैं और वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। इसके अंदर मैरिजेस, डाइवोर्स, इस तरह के बहुत ही व्यापक प्रोविजंस हैं। जो भी दो पार्टीज मैरिड होती हैं, हस्बैंड वाइफ, उनके लिए अगर मैरिज में कोई जैसे वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस होता है वो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है। वॉइड मैरिज सेक्शन 11 के अंदर है। इसके अंदर जो मैरिजेस, वॉइड मैरिज वो होती है जो कानून की नज़र में मैरिज ही नहीं है, वो वॉइड एब इनिशियो होती है। शुरू से ही मैरिज वो खारिज होने लायक होती है। जैसे जो मैरिजेस जिसमें हस्बैंड या वाइफ उनका कोई लिविंग स्पाउस है, उसके बावजूद वो शादी करते हैं, वो शादी वॉइड होती है जी। वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। तो सेक्शन 5 सब क्लॉज 1, 4 एंड 5 का कंट्रावेंशन होता है। उसमें आपका स्पिंडास ऑफ ईच अदर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस है जिनमें वॉइड मैरिजेस होता है। सेक्शन 11 में वॉइडेबल मैरिजेस वो होती हैं जो मैरिजेस वॉइड हो सकती है एट द ऑप्शन ऑफ अफेक्टेड पार्टी। अगर पार्टी जो दूसरी पार्टी है वो चाहे तो उस मैरिज को वॉइड करा सकती है, उसमें डिक्री ऑफ नलिटी इशू कोर्ट ग्रांट करती है। जो वॉइडेबल मैरिजेस होती है उनके भी कुछ आधार होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं। वो ग्राउंड्स होते हैं, इम्पोर्टेंसी एक ग्राउंड है जिसमें शादी के टाइम पे दूसरी पार्टी इम्पोर्टेंट है और वो कंटिन्यू इम्पोर्टेंट है जब तक वो पटिशन फाइल होती है। तो जो दूसरी पार्टी है वो इस ग्राउंड पे कर सकता है, डिक्री ऑफ नलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इस नेचर का है कि वो क्यूरेबल नहीं है, उसमें वैलिड कंसेंट नहीं है। वैलिड कंसेंट अगर है भी और वो पार्टी अनफिट फॉर मैरिज है या बच्चा पैदा करने में वो असमर्थ है तो वो वॉइडेबल मैरिज हो सकती है जी। इंसैनिटी हो सकता है एक ग्राउंड। तो इस तरह के आधार होते हैं जिसमें वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं। बाकी फिर और दूसरे प्रोविजंस बहुत सारे हैं जिसके अंदर और ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए, हर सिचुएशन के डील करने की पावर इस एक्ट में है। ठीक है, अमरिंदर जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या महिलाओं के अधिकार को किसी तरीके से संरक्षित किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत? और से हिंदू मैरिज एक्ट महिला या पुरुष के लिए नहीं बना है जी। इसके जो प्रोविजंस हैं वो दोनों के लिए बराबर एक जैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपिंडा रिलेशनशिप का बार हस्बैंड के लिए है तो वो बार वाइफ के लिए भी है। अगर डिवोर्स पाने का राइट मेल के लिए है तो वो फीमेल के लिए भी दे रखा है जी। ग्राउंड्स क्रुएल्टी के मेल्स के लिए भी अवेलेबल है, फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट, खास बात यह है कि इस एक्ट आने से पहले जनरली जो पीड़ा में होती थी वो महिलाएं ही होती थी, ऑपरेसिव क्लास है महिला जी। तो इस एक्ट के आने के बाद से खासकर महिलाओं को एक प्रोटेक्शन मिलता है कि वो अपने ग्रीवांस के रिड्रेसल के लिए कोर्ट का सहारा ले सकती हैं, जा सकती हैं कोर्ट जी। एक तो मुद्दा ये है जी। दूसरा, हिंदू मैरिज एक्ट आने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि शादी तो कोई किसी भी तरह हिंदू कर सकता है जी। हिंदू मैरिज एक्ट
लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद से डिवोर्स अपने आप नहीं मिल सकता। शादी तो आप कहीं भी मंदिर में जा करके या किसी दूसरे आप अपने कस्टम्स और यूसेज के हिसाब से शादी कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स की डिक्री केवल कोर्ट ही ग्रांट करेगी और बिना कोर्ट की डिक्री के कोई भी शादी खत्म नहीं की जा सकती। जी सर, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट की जरूरत स्पेशली क्यों पड़ी जब हमारे पास तमाम एक्ट्स हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स संरक्षित करने के लिए अलग प्रावधान है, हमारे पास अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसके लिए अलग प्रावधान है, तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट स्पेशल एक्ट लाने की जरूरत को क्यों पड़ी? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो बहुत बाद में आया है, 2009 के आसपास की बात है। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया, आजादी के तुरंत बाद आया जी। जब उस समय की सिचुएशन को आप परसीव करिए तो पर्सनल लॉज जो होते हैं हिंदुओं के, उसको गवर्न करने का कोई कानून नहीं था और आपस के झगड़े, खासकर हस्बैंड वाइफ के इश्यूज का मुद्दा जो है, शादी के मुद्दा जो है, वो बहुत ही क्रिटिकल था समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और खास बात यह है कि शादी से जुड़ा हुआ मुद्दा केवल शादी का मुद्दा नहीं है, शादी के बाद सक्सेशन का मुद्दा आता है, उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों के राइट्स की बात आती है, सारे के सारे इनहेरिटेंस की बात आती है प्रॉपर्टी के। तो अगर शादी रेगुलेट नहीं होगी तो बाकी मुद्दे भी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे और उनका समाधान हो पाना बड़ा मुश्किल है। और समाज में, ऐसे समाज में जहां शादियों का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना करके शादियों का रजिस्ट्रेशन करा सकती है, बट उसमें ऑप्शन है कि सरकार चाहे तो उसको ऑप्शनल कर दे या कंपलसरी कर दे। यूपी में या अभी ज्यादातर राज्यों में ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, कोई चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, खासकर आप गांवों के परिप्रेक्ष्य में या कम पढ़े लिखे लोगों के परिप्रेक्ष्य में देखें जी, तो शादी होने के बाद शादी हुई भी है कि नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है। इवन बहुत सारे लोगों के, इवन हम लोगों की शादियों में कोई प्रूफ नहीं है कि हमारी शादी इतने साल बाद पहले हुई थी जी। तो हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद से कम जो पहले की सिचुएशन थी, कोई भी महिला को छोड़ देता था, दूसरी शादी कर लेता था, तो वो सब चीजें बहुत आसान नहीं रह गई हैं जी। ठीक है, बिना कोर्ट के प्रॉपर। सर, मैं वापस आऊंगा। इस वक्त हमारे दर्शक मणिप्रकाश हम तक जुड़ चुके हैं। मणिप्रकाश जी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? ओम प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है जी। सर, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले बंद कर लीजिए, उसके बाद अपनी समस्या हम तक रख सकते हैं। जी, मैं ओम प्रकाश जी बोल रहा हूँ। जी, बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए मैरिज एक्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट कब आया, इसके बारे में पता लगाना था मुझे। और दूसरा ये बोलना था कि अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी है क्या? शादी के रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं? जी जी, रजिस्ट्रेशन की शादी। ऐसे तो हमारे बच्चे हो गए हैं, बच्चे भी बड़े बड़े, उनकी भी शादी हो गई, अभी हमारा तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, राजेश, मैं चाहूंगा इस समस्या का समाधान। देखिए, जैसा भी बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन इसमें ऑप्शनल होता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराना ही है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है ये। और आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं किसी वजह से, ज़्यादातर मामलों के अंदर रजिस्ट्रेशन वो कराते हैं जिनको बाहर जाके सेटल होना होता है, उनको रजिस्ट्रेशन के बिना काम उनका चलता नहीं है, वो लोग अपनी मैरिज रजिस्टर कराते हैं शादी करने के तुरंत बाद। और जैसा कि आपने बताया, आपके बच्चे भी हो गए हैं, वो भी बड़े हो गए हैं, तो उस केसेस के अंदर आपको जरूरत नहीं है रजिस्टर कराए चाहे ना कराए, आपकी मर्जी है तो आप करा सकते हैं रजिस्टर। अभी भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कई साल हो गए शादी के तो नहीं हो सकता। उसकी एक प्रक्रिया है, आपको एडीएम के पास अपनी दरखास्त देनी पड़ती है, उसमें एप्लीकेशन होती है, प्रोसीजर है, वो फॉलो करके आप रजिस्टर करा सकते हैं। मैंने उम्मीद करता हूँ प्रकाश जी बेहतर सहायता इस बारे में आपको मिली है। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा अमरिंदर जी कि रजिस्ट्रेशन की अहमियत क्या है, क्यों ये बहुत कराया जाना चाहिए और ना कराने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, आइडियली तो कराना चाहिए हर किसी को मैरिज का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं एक बार अगर मैरिज रजिस्टर हो गई तो वो एज ए एविडेंस कहीं भी यूज की जा सकती है, वो सर्टिफिकेट एडमिसिबल एविडेंस है एज पर एविडेंस एक्ट जी। और हिंदू मैरिज एक्ट में उसका प्रोविजन है जी। दूसरी बात, शादी को प्रूव करने के हर तरह के झंझट से आप मुक्त हो गए।
उसके बाद आपको शादी को प्रूव नहीं किया जाएगा, ये सर्टिफिकेट जी। आपका वैलिड मैरिज का सफिशिएंट एविडेंस होगा। जी कब शादी हुई, ये सारी चीजें कंक्लूसिवली प्रूव्ड है। जी। तो कई बार जैसे हम लोग देखते हैं कोर्ट कचहरी में मुकदमे आते हैं कि एक ही आदमी की दो अलग अलग बीवियां वैलिड वाइफ, लीगली वेडेड वाइफ का क्लेम करते हुए राइट्स के बाद और प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करती हैं। तो इन सब समस्याओं की मुक्ति का एक आसान तरीका यह है कि हर किसी की शादी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि शादी से जुड़े हुए बाकी मुद्दे हैं, जैसे जो कोई सरकारी नौकरी में है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज या डेथ कम रिटायरमेंट ड्यूज बेनिफिट्स हैं, वो किसको मिलेंगे। अगर कोई नौकरी पाने की बात है डाइंग इन हार्नेस में, तो वो क्लेम किसका बनेगा। जी मतलब ठीक है। वाइफ कौन है और हस्बैंड कौन है। वापस सर मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त जम्मू से रतन हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। रतन, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। जैन साहब जी ऐसा है कि मैं बड़ी देर से फोन कर रहा हूँ सर, सहायता मेरी नहीं हो सकती है, सहायता ये नहीं हो सकती है, गरीब आदमी को कोर्ट में कहाँ जा सकता है सर। जम्मू जी सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है रतन, लेकिन आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी, आपकी समस्या सुनकर बेहतर सहायता इस संबंध में आपकी जरूर की जाएगी। राजेश, मैं जानना चाहूंगा कि जब हम लोग डाइवोर्स की बात करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होता है उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, क्या विशेषताएं उसकी हैं। जब म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होते हैं उसमें म्यूचुअल कंसेंट डिक्री ऑब्टेन करने के लिए कंडीशंस हैं कुछ। पहला सबसे अहम कंडीशन है कि आपको हस्बैंड वाइफ को एक पटिशन फाइल करने से 1 साल पहले से अलग रहना चाहिए। वो 13B1 और B2 दो मोशंस होते हैं। B1 के अंदर एक मोशन होता है 13B1, B2 के अंदर सेकंड मोशन होता है। तो और साथ में आपकी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए जिसमें किसी वजह से आप साथ में नहीं रह सकते और आपके अंदर आपसी रजामंदी बन जाए, आप म्यूचुअल आपका कंसेंट हो जाए कि आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं और आपकी बिना किसी दबाव के, और आपकी जब कंसेंट बन जाती है तो वो आपके पास सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं जिसमें आप म्यूचुअल कंसेंट के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पहले फर्स्ट मोशन पिटीशन डलती है, उसमें वो अलाउ होने के बाद आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ता है। आपको वो 6 महीने कम से कम 18 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, उस दौरान आपको सेकंड मोशन अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ कोर्ट इंक्वायरी करती है, कोर्ट क्वेश्चनिंग करती है दोनों से कि भाई आप अपनी स्वेच्छा से ले रहे हैं। अगर वो अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं होती तो सेकंड मोशन के बाद वो डिक्री ऑफ डाइवोर्स ग्रांट कर दी जाती है म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस के ऊपर। जी ठीक है। इस वक्त सर हमारे दर्शक पंकज जुड़ चुके हैं हम तक। पंकज, अपनी बात आप रखें, कैसे आपके साथ हम लोग कर सकते हैं। सर एक्चुअली मेरी शादी अभी जल्दी एक लास्ट ईयर 24 नवंबर को हुई थी जी, और माय वाइफ हैड एन इलीगल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद समबडी एल्स, आई गॉट टू नो। और उसके बाद मैंने मतलब डिवोर्स दाखिल किया विद इन मंथ, 1 महीने के भीतर। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों के बीच में दोनों लोग की आपसी म्यूचुअल कंसर्न कोई 16 समझौता वाद होता है सुप्रीम कोर्ट की तरह से, तो वहाँ हम लोग ने 16 समझौता कर लिया था सर। बट सब कुछ हो गया वैसे, मतलब जितना उनका खर्चा था हमने वो दे दिया, उनके सामान सारे वापस कर दिए। बट अगेन आफ्टर 15 डेज मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर 498, 323 आदि का केस दर्ज कराया जी। तो सर इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है। मीन्स आई हैव कोई भी लीगल काम नहीं किया था, लीगली हमने डिवोर्स के लिए फाइल किया, उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स फाइल हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और उसके बाद भी मेरे ऊपर केस दायर हो गया। ऐसा क्यों सर। जो आपका म्यूचुअल कंसेंट से सर जो डाइवोर्स फाइल हुआ है, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन किया था आप लोगों ने, या जो आपने पैसे जो आपने सामान वापस किया था उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन किया था। हाँ जी सर, सब कुछ किया है इन कोर्ट। ठीक है। अमरिंदर जी, क्या सहायता सर इनकी हो सकती है इस बारे में, क्या इनको कदम उठाना चाहिए। बाकी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर डिवोर्स की डिग्री ग्रांट हो गई है म्यूचुअल कंसेंट के बाद जी, तो आपका स्टेटस एज ए हस्बैंड और वाइफ खत्म हो गया जी ना। अब उसके बाद अगर डेट ऑफ डिवोर्स के बाद की किसी घटना के लेके अगर FIR है तो वो तो क्वैश होगी। आप हाई कोर्ट में अप्रोच करिए, वो FIR क्वैश होगी जी, क्योंकि आपकी हस्बैंड एज ए वाइफ की स्टेटस ही खत्म हो गई जी। तो 498A वाइफ के ऊपर क्रुएल्टी के लिए है जी। जब आप वाइफ ही नहीं रहे तो वाइफ के ऊपर क्रुएल्टी का मुद्दा ही नहीं रहा जी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा,
हो सकता है कि एफआईआर में जो घटना दर्शाई गई हो, जो कॉज ऑफ एक्शन दिखाया गया हो, वो कॉज ऑफ एक्शन डेट ऑफ डिवोर्स के पहले का हो। जी। टेक एन एग्जाम्पल, जनवरी में आपसे मारपीट की कोई बात होती है और मार्च में आपका डिवोर्स हो जाता है जी। और अब हम जून में बैठे हैं, तो जून में एफआईआर की जा सकती है जनवरी की घटना को लेकर के। जी। हालांकि आप इन सब बातों को लेकर के हाई कोर्ट में अप्रोच करिए, एफआईआर क्रैश हो जाएगी अगर म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे डिवोर्स हो गया है और अगर म्यूचुअल कंसेंट में ऐसी कोई अवर्मेंट है कि पुरानी सारी घटनाएं, पुरानी सारी बातें इसके साथ खत्म हो जाएंगी जी, तो उस बेसिस पे एफआईआर क्रैश हो जाएगी। आप कोर्ट में अप्रोच करिए। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर सहायता आपको इस बारे में मिली है। जो आपको लीगल एड दी गई है उस तरीके से आप आगे बढ़िएगा, उसमें आपको कोई समस्या दोबारा सामने आती तो वापस हम तक जुड़ सकते हैं बेहतर और सहायता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। उस वक्त कुशीनगर से हीरा लाल हमारे दर्शक। हीरा लाल, अपनी बात आप रखें। हाँ सर, हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव में 2000 एकड़ जमीन लगभग जो है जी, ये जो हो रहा है, पानी उसमें भर जा रहा है और उसमें सारे किसान अपनी खेती के लिए करते हैं, खेती तो जोतते बोते हैं, लेकिन बरसात की जब पानी हो जाता है तो सब इसमें फसल नष्ट हो जाती है जी। और उसमें जो एक बड़ी नहर जो है निकली हुई है, बड़ी गंडक नहर है जो नेपाल से आ रही है, तो उसमें उसके वजह से जैसे बंधा टाइप हो गया है और उसमें कोई पानी का बहाव नहीं। तो सर आप हमसे क्या चाहते हैं इस मामले में? हम आपसे कानूनी सहायता ये जानना चाह रहे हैं, क्या हम लोग इस पे क्या करें, कैसे उसका जो है जल निकासी होगा? उसकी वजह से आपकी खेती बर्बाद हो रही है, आप ये कह रहे हैं आप? हाँ जी 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 जी। ठीक है सर, राजेश जी इस मामले में क्या कहाँ अप्रोच कर सकते हैं? इसके अंदर क्योंकि ये मसला ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको कोई डायरेक्ट कोर्ट से कोई रिलीफ मिले। इसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन, आपके जितने भी अफेक्टेड लोग हैं इस मामले से, जो आपका डिस्प्यूट है, उसमें एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। आपको एक दरखास्त लिखनी चाहिए और जिसमें सब लोग जो अफेक्टेड लोग हैं वो साइन करें। उसके अंदर पूरा अपना ग्रीवेंस प्रॉपर तरीके से उसके अंदर रखा जाए और आपको बताया जाए कि इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप सब फार्मर हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, तो आपके लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हैं आए हुए हैं और इसमें काफ़ी सारे आपको रिलीफ मिल सकते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट को अप्रोच करिए, जो भी आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास आप कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी एप्रोप्रिएट रिलीफ होगा जरूर मिलेगा। उसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए इसके अंदर। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ हीरा लाल जी आपको बेहतर सहायता इस मामले में मिली है। अमरीश जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें हस्बैंड के पास क्या अधिकार रहते हैं? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को बराबर के अधिकार दे रखे हैं जी। टेक एन एग्जाम्पल, अगर कोई महिला या पत्नी उसके साथ कोई भी क्रुएल्टी कर रही है, उसके साथ डिसर्शन की बात है, उसको छोड़ के चली गई है या उससे कायदे से उसके या उसके परिवार के साथ कायदे से बर्ताव नहीं कर रही है या उसका किसी और के साथ इलिसिट रिलेशनशिप है, इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर वो एक तो डिवोर्स की पिटीशन डाल सकता है जी, सेक्शन 31, सेक्शन 13 में। सेकेंडली एक बात और है जो प्रैक्टिस में नहीं आती है लेकिन वो प्रोविजन एक्ट में है। सेक्शन 24 में मेंटेनेंस की बात है, इंटरिम मेंटेनेंस की बात है। मुकदमे के दरमियान अगर हस्बैंड की कोई अपनी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जी और वाइफ की इनकम है, तो मुकदमा लड़ने के लिए मेंटेनेंस की ग्रांट वो मांग सकता है, कोर्ट ग्रांट कर सकती है। इवन परमानेंट एलिमनी भी हस्बैंड को मिल सकती है अगर वाइफ अर्निंग है और हस्बैंड अर्निंग नहीं है तो। हालांकि प्रैक्टिकली ये चीज इंप्लीमेंट होते हुए नहीं दिखती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड अर्निंग होता है और वाइफ अर्निंग नहीं होती है, डिपेंडेंट वाइफ होती है जी। लेकिन इसमें ये कानून ऐसा है जिसके तहत जी परमानेंट एलिमनी भी मिल सकती है अगर वाइफ के ऊपर हस्बैंड डिपेंडेंट है तो जी। ठीक है राजीव, मैं जानना चाहूंगा, छोटा सा संक्षेप में समझना चाहूंगा कि कंसिलिएशन के तरीके क्या होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर वाइफ हस्बैंड के बीच में झगड़ा होता है तो? देखिए, अगर
पहली बात है कि अगर जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ में और उसमें थोड़ा सा अगर समझदारी से काम किया जाए तो हो सकता है झगड़ा आगे ना बढ़े, क्योंकि झगड़ा छोटी बात पे चालू होता है और बढ़ते बढ़ते वो कोर्ट में इमीडिएटली चला जाता है। और इसमें ईगो क्लैश बहुत होता है दोनों हस्बैंड वाइफ का, आपस में वो बात करके उसको निपटाना नहीं चाहते। सबसे पहले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो उनके वेलविशर्स हैं उनको बैठना चाहिए, उनको समझाने की कोशिश करें। उसके बाद नहीं होता तो अभी आजकल सब जगह कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स बहुत चल पड़ी है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, जो हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर कंसिलेशन सेल बनाए गए हैं, CAW सेल बनाए गए हैं, कोर्ट्स के अंदर सेपरेट कंसिलेशन सेल बनाए गए हैं, मीडिएशन सेल है, तो वहाँ पर वो कोई भी दरखास्त दे सकता है, चाहे उनकी प्रोसीडिंग चल रही हो चाहे नहीं चल रही। अगर उनका डिस्प्यूट है, हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक छोटी सी दरखास्त दे सकता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स बैठ के वहाँ पर दोनों को समझौता कराने की कोशिश करते हैं, उनके डिस्प्यूट का प्रॉपर एक वाजिब समाधान कराने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है उस स्टेज पे ही मामला निमट जाए और ज़्यादा डिस्प्यूट आगे ना बढ़े। तो इस तरह के आजकल बहुत ही व्यापक प्रोविजंस हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर कंसिलेशन चर्चा को यहाँ पर हमको विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन जी और राजेश जी, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए और बेहतर जानकारी इस संबंध में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से सही वक्त पर बेहतर न्याय मिले। और इस संबंध में कोई भी कैसी भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप निसंकोच हमें फोन कर सकते हैं और हमारी तरफ से आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता जरूर की जाएगी। नमस्कार।